ठीक है। अच्छा, जितनी देर तक वो बाकी आते हैं तो मैं उतनी देर तक एक और चीज़ बताता हूँ आपको। तो अगर तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है, एक सेकंड। गूगल पे क्या रह गया? गूगल गूगल मैंने खोला ही नहीं, वहाँ से गूगल खोलता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है इस वक्त? हेलो। सर ये इंट्रोडक्शन टू टूथ मॉर्फो एंड इंसाइजर टूथ मॉर्फोलॉजी लेक्चर बाय मोहम्मद फारूक। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं अब चेंज करता हूँ। अब चेंज हुई है? यस सर, वाइट कलर की स्क्रीन है। यस सर। वाइट आ गई है सामने ही। वाइट क्यों आई है? लेट मी चेंज। अच्छा ये अच्छा कुछ। अच्छा, अब आगे के एक्सपीरियंस इन डिस्प्ले का पेज आ गया। जी सर। अच्छा, यहाँ पे ना जाओ। सारे अपने पास अगर जो भी मोबाइल पे हो, साथ साथ ये चलता रहेगा, चलती रहेगी कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो बीच में ना पीछे जाके सारे अपने इधर यूट्यूब खोल लो, जिनके पास मोबाइल है ऐप्स पे खोल लो अपने। और जिनके पास लैपटॉप है वो बेशक ब्राउज़र पे खोलना चाहते हैं उस पे खोल लें। तो यहाँ पे जाके लिखो सर्च में, ऑप्शन में जाके एक्सपीरियंस, एक सेकंड। हाँ हाँ, एक्सपीरियंस डेंटिस्ट्री लिखोगे तो ये पहला चैनल आएगा आपके पास। ठीक है, सब इसको मतलब क्लिक करो और इसको ना इसी तरह सब्सक्राइब कर दो पहले, सबसे पहले तो। ठीक है, ये कर लिया सबने? अच्छा, और इसके साथ ना यहाँ पे ना एक और चीज़ होगी। एक सेकंड मैं करता हूँ। मैं दूसरा अगर खोलूँगा यहाँ से, अपना अकाउंट चेंज करूँ तो। अच्छा जी हाँ। तो एक और चीज़ यहाँ पे देखना, जब सब्सक्राइब कर रहे होगे ना, यहाँ पे एक बेल आइकन नज़र आएगा। ठीक है, नज़र आ रहा है मेरे पास स्क्रीन पे? अगर देख रहे हो सब ना, तो अपने पास भी देखना एक बेल आइकन नज़र आ रहा होगा सबको। तो काइंडली उसको भी दबा लो, क्योंकि फ़ायदा इस तरह होगा कि इन केस अभी आज का लेक्चर तो चलो मैं किसी तरह से इस पे कर रहा हूँ ना जूम पे, क्योंकि आज वाला मैं खुद भी सोचा था कि थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ पहले इंटरेक्शन हो जाए, कि आप लोगों को खुद भी तरीका आ जाए कि किस तरह से आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो किस तरह से यूट्यूब पे कवर होंगे। मैं पहला लेक्चर यूट्यूब पे नहीं अपना करना चाह रहा था, पहले इसका डाला तो होगा, देख लें आपको, ये पूरा डाला हुआ था, वरना मैंने इस पे नहीं था, यूट्यूब पे डालना था ये लेक्चर ये। लेकिन मैंने आज इसलिए नहीं पहले डाला, मैंने कहा चलो आज थोड़ा बहुत इंटरेक्शन सेशन भी करेंगे, बीच में आप लोगों से भी बात करूंगा कि पता लगे कि क्या हिसाब किताब है, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। तो इसीलिए आज का लेक्चर जूम पे है, वरना इन फ्यूचर इंशाल्लाह अब ये होगा कि जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, टूथ मॉर्फोलॉजी का तीसरा नंबर पे है ना। तो ये दबाया करेंगे, देखें इस पे दिखा आ रहा है लेक्चर ये था कि 1 बजे होना था शुरू, ठीक है, लेकिन 1:30 बजे। तो अभी हो नहीं पाया इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो इन फ्यूचर जो भी यानी कि फर्ज करें इसका कल का लेक्चर जो होगा ना वो इस तरह होगा, यूट्यूब पे होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक तो अपने पास ये पहले सब्सक्राइब कर लो, दूसरा ये एक मेरी चैट भी साथ साथ नज़र आती रहना। डन हो गया, ठीक है, बेस्ट बेस्ट। अच्छा ठीक है, और ये है इसको देख लो, अपने पास सब्सक्राइब कर लो। और ये कि इसको तरीका बस यही होगा कि जब मैं ये लिंक शेयर करूंगा ना आपके पास, ये जब जब भी आप इस तरह चैनल पे आया करेंगे तो आपके पास ना लाइव की, अगर फर्ज करो कल का जो लेक्चर है जिस तरह इसकी वीडियो ये मेरे पास है, तो जैसे ही ये स्ट्रीम शुरू होगी ना, खुद ब खुद आप बस आपने करना है कि आपने ये लिंक खोलना है, जो व्हाट्सएप या जो भी ग्रुप बनाओगे ना उसमें। तो ये जब लिंक आएगा ना, तो इस लिंक खोलोगे खुद ब खुद स्ट्रीम आपके मोबाइल पे होने लग जाएगा। और अगर किसी ने इन केस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कोई पूछता हुआ, जैसा जूम पे तो हम बाकायदा माइक अनम्यूट करके बोल लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मसला ही होता है कि इसमें वो ऑप्शन नहीं आती। तो आपने लेकिन अपनी अगर बात पहुंचानी है मेरे तक, तो आप इधर यहाँ पे ना साइड पे लाइव चैट की ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके ना मेरे से पूछ सकते हैं कि अगर आवाज़ का कोई मसला आ रहा है या कुछ भी आपका बीच में कोई क्वेश्चन है, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, बस ये मैंने बताना था, मैंने कहा ज़रा ये बता दूं आप लोगों को कि ये मेरा चैनल है, तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, तो इंशाल्लाह कहते हैं जो होगा
जो भी आगे आएंगे इंशाल्लाह जो लेक्चर्स होंगे इसमें, तो ज़रूर मैं एक मिनट वो कर लूँगा। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, एक और चीज़ भी दिखानी थी आपको इसी में। तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ इसमें मैं एक और चीज़ नहीं डाल रहा हूँ, ये भी साथ साथ चेक कर लिया करें। अब अगर जो आप लोग बेल आइकन जब हिट कर लेंगे ना, तो आपके पास बाकायदा ये भी आ जाएगी। अब ये प्लेलिस्ट में, हाँ, प्लेलिस्ट जब बना रहा हूँ इसमें देख रहे होंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट एमसीक्यूज भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है, आप लोगों का मैंने ये नेटपी का एक लेक्चर डाला था, फिलहाल अभी तक सिर्फ एक ही डाला हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। इसमें नेटमी के टीएमजी, अगर मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इसमें टीएमजी का ना, एक सेकंड, टीएमजे के इसमें ना एमसीक्यूज हैं, तो ये देख लेना, बाकायदा इसमें एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। और भी बाकी सब्जेक्ट्स के ना इस तरह से अपलोड हो जाए करेंगे। ठीक है, तो मेरा बस बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये चीज़ इस तरह से है। तो जो भी हेल्प चाहिए हो, कोई एमसीक्यू चाहिए हो तो बता देना, मैं इस तरह यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गई? अच्छा, एक सेकंड। यस सर। अच्छा, चलो फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो पहले बता दो, वरना बस ये है कि ये मैं कहूँगा कि थोड़ा बीच में माइक अपने सारे म्यूट रखो, कोशिश करना ना ही खोलना। अगर किसी को कोई जवाब हुआ तो सवाल हुआ बीच में, बेशक हैंड रेज कर देना। ये चैट ऑप्शन भी मेरे पास नज़र आ रही है, तो उसमें मेरे से पूछ लेना, बेशक मैं बीच में रुक जाऊँगा बताने के लिए, लेकिन बता दूंगा। ये है कि लेक्चर रिकॉर्ड भी होना है, इसलिए मैं कह रहा था कि ज़रा मतलब आवाज़ शायद नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है, तो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। मैं ज़रूर बता दूंगा। बाकी एंड पे भी आपकी क्वेरीज लूँगा, और जो अभी नहीं भी आए बच्चे उनको भी लिंक भेज दो, उन्हें कहो कि ज्वाइन कर लें। ये मेरे ख्याल से आधे घंटे का मैक्सिमम लेक्चर होगा, तो पढ़ लेना। ये इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है और ये फुलर से है। ठीक है आप लोगों का, तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करता हूँ। तो माइक्स काइंडली अपने सारे बंद रखना, और जिसने भी जो सवाल पूछना हो हैंड रेज करके पूछ लो, या फिर क्या नाम है उस पर चैट में पूछ लेना। ठीक है, फिर एट द एंड मैं फिर सारों के सवाल भी दे दूंगा आपके जो भी हुए। ठीक है, चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? तो अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इस पे क्या नाम है, तुथ मॉर्फोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे। और बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है, सिर्फ इंसाइजर्स का मैंने सोचा था डिटेल में, लेकिन आज वो कवर नहीं हो सकता। इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिए। जो फेज नंबर 1 है, आज हम फेज नंबर 1 करेंगे। उसमें हम सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन टू तुथ मॉर्फो सिर्फ आज कवर करना है। अच्छा, अब ये जो डायग्राम, अच्छा, जो यूनिट नंबर 1 है, ये आपके फुलर से ही मैंने सारा जो कुछ इसमें एडिशन की है, स्लाइड जितनी भी बनाई है सारी की सारी मैंने फुलर से बनाई है। एक एक लाइन आपकी फुलर से है, ताकि जो आप पढ़ें आपको उसी इस स्लाइड में से भी अगर तैयार करते हैं तो आपको फुलर बुक से ही मटेरियल मिला हो, आगे पीछे नेट से मैंने कोई नहीं उठाया। ठीक है, अच्छा, अब ये यूनिट नंबर 1 पे कहता है जी कि इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर। इंट्रोडक्शन का मतलब तो पता होगा, कोई भी इंट्रो स्टार्ट में जब तारुफ होता है, और नॉमेनक्लेचर होता है जिस तरह मतलब किसी का मतलब ना आगे हम पूरी डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं सारी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट होता है, एक तरह से तारुफ कराना होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि तुथ है। एक सेकंड, मेरे पास अगर मार्कर शार्कर नजर आता है इसमें, हाँ पेन है, ठीक। अच्छा, अब ये आपके पास एक सामने नजर आ रहा है, ये तुथ है। अब तुथ के 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक हो गया क्राउन, ये जो ऊपर वाला ऐसा नजर आ रहा है, दिस इज द क्राउन, और दिस इज द नेक, ये जो नेक है ये वाली पोर्शन। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है रूट है। अच्छा, हम मोस्टली ये करते हैं कि हम सिर्फ समझते हैं कि एक दांत जो है मुंह में उसके 2 सही है, एक तो हो गया क्राउन, ठीक है, और एक हो गया रूट, ऐसा ही है, 2 ऐसे। लेकिन एक और चीज भी है, नेक। अच्छा, नेक क्या रोल है? नेक का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं ज़रूर बताऊंगा कि नेक का रोल ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेक जो है ना हमारे पास, ये डिटरमाइन करती है, इस पे हमारे पास होता है CEJ, सीमेंटो इनेमल जंक्शन। सीमेंटो इनेमल जंक्शन का मतलब पता है आप लोगों को, कि सीमेंटम और एनेमल के दरमियान जो जंक्शन बनता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम पे अगर हम मूव करते हो, मैं थोड़ा समझाने के लिए, ये एनेमल जो है स्टार्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, दिस इज द टूथ, अब दिस इज अ टूथ एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसका क्रॉस सेक्शन, दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टूथ।
in which it is showing that enamel, which is the outermost layer and the hardest layer of the tooth, it is present outside. सबसे जो outermost layer होगी, this is the enamel. ठीक हो गया. अच्छा, फिर ये इसके अंदर जो लेयर है, ये जो ब्लू ब्लू आपको ये क्या नाम है, येलो येलो कलर की नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं बल्कियस पार्ट या बॉडी ऑफ द टूथ. ठीक है, इसको बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बल्कियस होता है और एक तरह से इसके अंदर हमारे पास जितनी भी जो सेंसेशंस वाले होते हैं ना, थर्मोडायनामिक फ्लूइड्स वगैरह, और ये सारी फाइबर्स होते हैं सेंसिटिविटी वाले, इसमें हमारे पास होते हैं. तो ये डेंटिन है, ये सेकंड कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास. ठीक है, ये दो चीजें होगी हमारे पास. अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब आगे मूव करें तो पल्प कैविटी. अब आपको बताना है कि ये जो एनेमल डेंटिन थे, दीज वर द हार्डेस्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, मतलब हार्ड थे ये दोनों. ठीक है, और कैल्सिफाइड थे. जबकि पल्प जो है, दिस इज द वाइटल. वाइटल से मुराद ये होता है कि जिंदा, दांत पे जो जिंदा चीज होती है जो कि पूरे दांत को जिंदा रख रही होती है, दिस इज द पल्प. अच्छा, अब ये पल्प कैविटी का इसका नाम दिया हुआ है. पल्प कैविटी से मुराद है कि पल्प की कैविटी है, इसके अंदर पल्प के आगे डिफरेंट पार्ट्स भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकंड. अच्छा, अब ये देखें, ये जो चीज हॉर्न से निकले आ रहे हैं, हॉर्न से मुराद ये है कि सिंग होते हैं, जिस तरह बकरे के सिंग होते हैं ना, इसी तरह इसके भी सिंग है, और ये सिर है एक तरह से, देखें. अच्छा, ये सिंग जो है, इनको हम कहते हैं पल्प हॉर्न्स. दीज आर पल्प हॉर्न्स. अच्छा, इसको मैं आप लोगों को इसलिए जरूर इस पे थोड़ा सा एम्फसाइज यहाँ पे 2 मिनट करता हूँ रुक के, क्योंकि जब भी ना, मतलब टूथ के मतलब आपने घर में भी अपने क्लिनिकल केस ये आप थर्ड ईयर फाइनली में ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इधर बता देता हूँ, यहाँ तक आपको इतना लेवल जरूर पता हो. अच्छा, होता ये है कि जब भी मतलब आपके अपने ये फर्ज करें, ये दांत है मेरा, ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है. जब मैं इसको साफ रखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा. अगर इसको मैं साफ नहीं रखता, इसमें कीड़ा लगता है. एक सेकेंड. ठीक है. अच्छा, ये हो गया जी ब्लैक से मैं करता हूँ. ये फर्ज करो इसको अंदर कीड़ा लगता है, सबसे पहले ये कौन सी लेयर डिस्ट्रॉय करेगा? एनेमल. ठीक है, ऐसा ही है, कैविटी बनी, एनेमल को डिस्ट्रॉय किया. अच्छा, ये कीड़ा एक्सटेंड होते 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 हमारे पास चला गया, इसमें बताता हूँ, इसमें ज्यादा बेहतर पता लगेगा. ये एनेमल पहले डिस्ट्रॉय हुआ था इसमें, ठीक है. ठीक है, फिर उसके बाद ये गया डेंटिन तक. अच्छा, जब तक तो एनेमल में होगा, तब तक आपको उसे विजिबल होगा. आप कहेंगे शीशे के सामने, यार ये तो एक मतलब नहीं, काला सा धब्बा बन गया हमारे पास, और मतलब कीड़ा लग गया मेरे दांत को. तब तक आपका दांत सेव होता है, एक तरह से इस तरह सेव होता है कि आप, अगर आपको सेंसिटिविटी फील नहीं हो रही, ठंडा गर्म महसूस नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा दांत में, तो उस वक्त अगर किसी डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, या खुद ही घर में कोई फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आप का दांत जो है बच सकता है इन द सेंस कि केरीज जो है वहां पे रुक जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी. अच्छा, केरीज रुकने की, केरीज का मतलब कीड़ा जो होता है दांत का कीड़ा अगर रुक जाए, तो उसके लिए टर्म एक इस्तेमाल होती है, अरेस्टेड केरीज. ये नाम याद रख लो, आगे काफी जगह इस्तेमाल होगा. तो अरेस्टेड केरीज वो होती है जो केरीज शुरू हुई थी और लेकिन रुक गई थी. अब वो रुकेंगे इस तरह की, अगर आपने प्रॉपर ब्रशिंग शुरू कर दी है, ओरल हाइजीन मैयर्स देना शुरू करें, फ्लॉसिंग शुरू कर दी है, और आप अपने दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखने लगे हैं, ओरल हेल्थ का बहुत ख्याल रखने लगे हैं, और या फिर आप अगर डेंटिस्ट के पास भी गए हैं, उसने देखा एनेमल के जरा सा, फर्ज करो एक ये कस ब्रोकन डाउन था, लेकिन अभी ये नीचे डेंटिन और उस पर एक्सटेंड ही किया था, कहते हैं पल्प पे. ठीक है, तो दिस विल वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इसको रिस्टोरेशन कर देगा, फिलिंग कर देगा इसकी. ठीक है, और फिलिंग वो जीआईसी करे जीआईसी से करे या एमलगम से करे, डिपेंड्स अपॉन हिम. ठीक है, लेकिन ये कि फिलिंग से भी आपका दांत बच गया, आपकी जो केरीज जो नीचे डेंटिन के बाद पल्प तक जानी थी वो बच गई है. अच्छा, अब होता ही है कि अगर तो ये केरीज नीचे पल्प तक चली जाए ना, यहाँ तक, ठीक है, मानते हो इस बात को, तो अगर तो यहाँ तक चली जाए ना, तो फिर एक होता है इसको जिसे कहते हैं ना, दांत का इन्फेक्शन हो जाना, दांत हम फिर हमें सेंसिटिविटी. अच्छा, सेंसिटिविटी यहाँ तक, जब यहाँ पे डेंटिन में जाता है ना, डेंटिन में शुरू में सेंसिटिविटी फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचता है ना नर्व्स के, यहाँ पे नर्व्स आई, देख रहे हो नर्व्स, जैसे ही नर्व्स के करीब पहुंचता है, तो यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड थ्योरी आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, कि फ्लूइड होता है वो यहाँ पे ट्रेवल कर होता है ट्यूब्यूल में, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे. तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में ना फ्लूइड यहाँ पे मूव करता है, तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी फील होती है. तो ये ओरल बायोलॉजी में आपने शायद मेरे ख्याल से पल्प और डेंटिन के टॉपिक में पढ़ा, और मुझे नहीं पता पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये इसकी वजह से यहाँ तक जब पहुंचता है तो सेंसिटिविटी फील होती है, तो फिर आप सेंसोडाइन और ये बाकी टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब पल्प में बात पहुंच जाती है ना, यहाँ तक एरीज आ जाती है, फिर इसका मतलब होता है या तो 2 तरीके हैं, या तो यहाँ तक इसकी फिलिंग कर लो, अगर तो फिलिंग होती है, क्योंकि पल्प भी 2 तरह की
अच्छा, ये एक लफ्ज है, इसको अपने जहन में रख लो, बहुत जिंदगी में पूरी जिंदगी काम आएगा। ITIS, itis. What does the term itis means? Itis means inflammation. अच्छा, कोई भी इन्फ्लेमेशन, पल्पाइटिस होगी तो इसका मुराद है पल्प की इन्फ्लेमेशन। पल्प की इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? क्योंकि ये केरी जहाँ तक पहुंच गई है। अच्छा, तो पल्पाइटिस भी दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि रिवर्स हो जाएगा अगर हमको ट्रीट कर लेंगे। अगर तो इरिवर्सिबल हो जाएगा मतलब कि जो यहाँ तक बहुत डीप तक चला गया, एक्सटेंड हो गया, जो कि अब हम के अगर फर्ज करो फीलिंग भी कर लेते हैं तो ये सही नहीं हो पाता। ये हमारा पूरा दांत जो है यहाँ तक अफेक्ट हो गया नीचे तक, ठीक है। और एक तरह से हमारा जो पल्प है ना, पल्प पल्प को हमने शुरू में कहा था दिस इज अ वाइटल स्ट्रक्चर। वाइटल का मतलब होता है जिंदा। जैसे ही पल्प के अंदर इन्फेक्शन जाएगा, पल्प नेक्रोज हो जाएगी, नेक्रोज से हमारा डेड हो जाएगी और हमारे पास ये इन्फेक्टेड हो जाएगा पोर्शन, और इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फिर हमारे पास फिर हमारे पास चांस है, फिर हम और कोई लेफ्ट नहीं रह जाते, सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास रह जाती है। तो सेव अगर तो दांत बचाना है मुंह में, तो या तो आरसीडी करें या तो दांत को एक्सट्रैक्ट कर दो, यही दो इलाज हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग, हम तो खुद डेंटिस्ट प्रेफर ये करते हैं कि मुंह में आरसीडी कर लें, दांत बचा लें। लेकिन कुछ वॉलंटियर खुद ही जो पेशेंट करते हैं कहते हैं कि हम दांत निकाल लें। दांत निकालने की वजह से काम ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि दांत निकल तो जाता है लेकिन उसकी जगह फिर स्पेस आ जाती है और फिर खाना फंसता है वहाँ पे और बड़े मसाइल बन जाते हैं। अगर आर्टिफिशियल टूथ भी लगा लें, इम्प्लांट लगा लें, तब भी सच कोई अच्छा फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो कोशिश करें दांत को बचाएं, केरीज ना होने दें। ये आप लोगों के लिए भी है कि अभी फर्स्ट ईयर में तो ओरल हाइजीन अपनी अच्छी रखें और कोशिश करें कि कीड़ा अगर लगा तो नीचे तक ना पहुंचने दें, आरसीडी की नौबत ना आए आपके दांतों में, और हर 3 महीने के बाद एक डेंटिस्ट को चेकअप अपना रेगुलर करवा लिया करें, ठीक हो गया। आगे ये गम्स का आ गया कि ये जो गम्स जिंजाइवा को हम गम्स भी कहते हैं। ये भी आगे आप थर्ड ईयर में इंशाल्लाह आएंगे तो आप इस पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपके लेवल तक बताता हूँ। अच्छा, ये आ गया रूट कैनाल। ये रूट, इसमें रूट में हमारे पास ये नर्व फाइबर दोनों जा रहे हैं। अब नीचे होती है बोन इधर, और ये है जी रूट के। अच्छा, रूट के पास जो डेंटिन होगी ना, उसको हम सीमेंट इसमें सीमेंट लिखा हुआ है लेकिन हम इसको सीमेंटम कहते हैं। और यहाँ पे नर्व एंड ब्लड सप्लाई भी होती है जो कि दांत को मिल रही होती है, और जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन दांत को मिल रही होती है। अच्छा, ये हो गया सारा का सारा तुथ की एनाटमी जो थी, मैंने आपको एक नज़र बता दी है, ठीक है। अगर तो किसी की कोई भी अभी तक यहाँ तक कोई भी किसी को कोई बात नहीं समझ आई, आवाज़ का मसला था, कोई पॉइंट मिस हो गया, तो काइंडली मुझे सिर्फ लाइव चैट, उसमें चैट में ना, सॉरी, ऊपर लिख के कोई मैसेज भेज दो कि यहाँ पे मैं मसला था तो मैं पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, वरना ये है कि फिर मैं आगे मूव करता हूँ। मुझे अगर तो मूव आगे करना है तो फिर मुझे नेक्स्ट लिख दो चैट में, फिर मैं आगे मूव करता हूँ ताकि मुझे समझ आए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। तो काइंडली चैट में अगर तो समझ आ गई तो नेक्स्ट लिख दो, फिर मैं आगे नेक्स्ट मूव करता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा तुथ का पूरा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है मतलब पहले भी आप लोगों ने किया होगा, लेकिन ये है। अच्छा, ऑल इसमें आ गया जी, डन सर, डन मूव ऑन सर, समराइज कर दें एक बार। अच्छा, मैं एक दफ़ा कर देता हूँ समराइज बस यही करूँगा इसमें। दिस इज द टूथ बेसिकली। अच्छा, अब टूथ के 3 पोर्शन है, एक हो गया क्राउन, नेक, रूट। क्राउन जो आउटर मोस्ट होता है हमें नजर आता है ओरल कैविटी में, रूट जो होता है एम्बेडेड होती है बोन के अंदर, और नेक जो होती है, नेक पे हमारे पास सीमेंटो एनेमल जंक्शन होता है कि सीमेंट, जहाँ पे सीमेंटम और एनेमल मिलते हैं। एनेमल जो होता है आउटर मोस्ट पोर्शन है हमारे पास टूथ का, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, कैल्सिफाइड है। डेंटिन जो है इसके बाद सेकंड मोस्ट है, हार्डेस्ट कैल्सिफाइड ही है इस, लेकिन बल्किएस्ट है। इसमें हमारे पास डेंटिनल ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं यहाँ तक, यहाँ पे इसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं तो सेंसिटिविटी हमें यहाँ पे फील होती है। इसके बाद एक पोर्शन आता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में हमारे पास पल्प होती है, पल्प हॉर्न होता है, पल्प चेम्बर होता है। हाँ सॉरी, मैंने पल्प चेम्बर का बताया था। ये पल्प हॉर्न थे ना, तो ये जो पूरा का पूरा ये था, ये चेम्बर था, पल्प चेम्बर। और ये जो रूट के नाल है, पल्प के नाल भी नहीं कहते हैं। अच्छा, ये 3 चीज़ें थी। अच्छा, ये मुझे याद आ गया, बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और बाकी इसमें गम है, जिंजाइवा जिसको आप कहते हैं, मसूड़े अपने। फिर रूट के नाल आ गई, वो भी पता है आपको, बोन होती है जिसमें दांत एम्बेड हुआ होता है सॉकेट में, बेसिकली सीमेंटम होता है, और नर्व एंड ब्लड वेसल होता है। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। और अब इंशाल्लाह फिर हम आगे मूव करते हैं। ये मैंने समराइज भी कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करें तो अच्छा, कंटेंट्स है। सबसे पहले, जब भी
बुक खोलो ना, चैप्टर पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले उसके कंटेंट देख लिया करो, आइडिया ज़्यादा बेटर हो जाता है कि इसमें चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने बेसिकली ज़्यादातर करवा ही दी है आप लोगों को। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिशन, वो भी हम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ आ जाती है, डेंटिशन पीरियड्स एंड सक्सीडियस टीथ आ जाती है, डेंटल फार्मूला आ जाता है, जनरल इरप्शन पैटर्न आ जाता है, नंबरिंग सिस्टम आता है, ये इंपॉर्टेंट नंबरिंग सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी करना अच्छी तरह से। जनरल ओरल एंड डेंटल एनाटॉमी आ जाती है, और डेंटल नोमेनक्लेचर आता है, अदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफाइन आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये है हमारे आज के कंटेंट जो कि हम बारी बारी इंशाल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अच्छा, अब मुझे ना आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा साथ इस तरह देना है कि सिर्फ चैट नहीं, आपने थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव सेशन मेरे साथ इस तरह करना है कि मुझे पता लगता रहे आप लोगों को बात समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा, देखो, अपना मुंह खोलो सारे, मतलब मुंह को, अपने मुंह के अंदर खुद तस्वीर करो, बल्कि ये तस्वीर भी सामने अपने रख लो। इस तस्वीर को देखो, एक सेकंड मैं मास्क भी अपना चेंज करता हूँ। हाँ, ये तस्वीर है। फर्ज करो ये आपका छोटा सा ऐसे मैं मुंह बनाता हूँ, दिस इज द मुंह, मतलब ओरल कैविटी है आपकी। अच्छा, इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला आपको इतना तो पता है, ऊपर वाला जो हमारा आर्च होती है, आर्च से मुराद ये है कि पूरी पूरी स्पेस है, ऊपर वाली जो स्पेस है इसको हम कहते हैं मैक्सिला। ऐसा ही है, ये हो गया मैक्सिला, मैक्स। ठीक है। और नीचे वाली जो आर्च है उसको हम कहते हैं मैंडिबल। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई काइंडली ये बता सकता है, ये तो पता होगा आप सबको, ये अपर आर्च को हम कहते हैं मैक्सिलरी आर्च और लोअर आर्च को मैंडिबल आर्च। अब मुझे, मेरा एक सवाल बनता है यहीं पे, मुझे काइंडली ये बताओ कि कौन सी आर्च फिक्स्ड है, मतलब कि कौन सा पोर्शन मैक्सिला और मैंडिबल में से कौन सा पोर्शन फिक्स्ड है और कौन सा मूवेबल है, मतलब कि कौन सा हमारी स्कल के साथ अटैच्ड है और कौन सा मूवेबल पोर्शन है, ये मुझे काइंडली। मैक्सिला अटैच्ड है। मैक्सिला हाँ, अटैच है। ठीक है। और मैंडिबल क्या है? मूवेबल है। हाँ, उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, स्टेशनरी। स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया, बेस्ट है। अच्छा, इसको यहाँ तक आप लोगों को मतलब आइडिया है, अच्छी बात है। अच्छा, दो आर्चेज होगी अब। अच्छा, एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर लूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वरना मैं बेसिक से कभी नहीं शुरू करता, लेकिन बेसिक्स की इसकी क्या नाम है, इस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट में सारी ये चीज़ें पूछते हैं आपसे। अच्छा, ये देखो, ये मैंने बना दिया ओरल कैविटी। ऊपर वाला हमारे पास था मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल था। ठीक है। अच्छा, अब जो मैक्सिला में, अगर तो ये एक मैक्सिलरी आर्च है, मैक्सिलरी आर्च में मुझे बताओ, ये बताओ कि इतना तो पता ही होगा कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। पहले तो ये बताओ कितने दांत होते हैं मुंह में। 32। ये कौन सी डेंटिशन की बात करें, परमानेंट की बात करें? परमानेंट हाँ, परमानेंट। और डिसीडियस में कितने होते हैं? 20। ऐसा ही है, बेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि दो है ना, मतलब अच्छा ये, अच्छा फर्ज करो 32 दांत है, तो ऊपर कितने होंगे नीचे कितने होंगे, ये बताओ। 16 बेस्ट है। अच्छा, अब इसको आपने डिवाइड करना है दो हिस्सों में, मतलब अब मैं इस तरह बताता हूँ आपको, एक सेकंड को, ये डायग्राम देखो, सॉरी। अच्छा, ये देखो, ये इसमें 1 1 लिखा है। 1 से मुराद कौन सा दांत है? सेंट्रल इंसाइजर है। ठीक है। ये दोनों हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है हमारे, ये एक साइड का सेंट्रल इंसाइजर है, दूसरे साइड का सेंट्रल इंसाइजर है। अपने अपने मुंह को भी है ना, बेशक शीशे के सामने या मोबाइल पे अगर बैठे हुए तो सेल्फी कैमरा खोल लो, देखते रहो अपने दांत ना, उसमें देखना कि जो सामने के दो दांत है वो सेंट्रल इंसाइजर है। ठीक है। फिर उसके बाद जो दांत आता है वो लेटरल इंसाइजर है, नंबर 2 वाला, इस दोनों साइडों पे। फिर तीसरे नंबर वाला जो दांत है वो कैनाइन है। कैनाइन का तो बड़ा मतलब मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ये दांत है, इसको कस्पिड भी कहते हैं। कैनाइन का दूसरा नाम क्या है? कस्पिड। ये पता हो, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कैनाइन, तो एमसीक्यू आता है व्हाट इज अदर नेम ऑफ कैनाइन, अदर नेम ऑफ कैनाइन इज कस्पिड। और अदर नेम ऑफ प्रीमोलर, प्रीमोलर पता है ना, जो कैनाइन के बाद आते हैं, उनका नाम एक और भी है, उसको हम कहते हैं बायकस्पिड। अच्छा, कस्प से मुराद, इसको कस्पिड क्यों कहते हैं? कस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि कैनाइन में एक कस्प होता है, जबकि हमारे पास प्री मोलर में दो कस्प होते हैं, इसलिए इसको बायकस्पिड। और मोलर्स में तो 4 एक कस्प होते हैं, तो इसको मोलर्स के वैसे ही कहते हैं ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, तो पता लग गया होगा आप लोगों को ये दांत है। अच्छा, अब मैं बताना ये चाह रहा था कि कोऑर्डिनेट का सीन, कोऑर्डिनेट से मुराद ये होता है, फर्स्ट करो ये एक पूरी आर्च थी ना, जब मैं पहले मैं कंसीडर कर रहा था दिस इज द मैक्सिलरी आर्च। ठीक है, पूरी मैंने ली थी, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में, लेफ्ट और राइट, अगर ये मेरा बनता है लेफ्ट और ये मेरा बनता है राइट, ठीक है, तो इसको अगर मैं आधा आधा डिवाइड करता हूँ, अच्छा ये बीच में देख रहे हो मिड लाइन, ये मिड लाइन कौन सी मिड लाइन होती है? मिड लाइन वो चीज होती है जो कि एक
एक लाइन ऐसी होती है हमारे पास इमेजिनरी लाइन जो कि डिवाइड कर रही होती है एक पूरी आर्च को, या किसी भी मतलब अगर फर्स्ट करो फेस है ना, पूरे फेस को डिवाइड करेगी दो सेगमेंट्स पे। इसको हमने लेना है, इसको होता है सेंटर ऑफ द पॉइंट से। सेंटर ऑफ द पॉइंट कौन सा बनता है? दो सेंटर इंसाइजर के दरमियान सेंटर पॉइंट। यहाँ से अगर हम एक कोई भी इमेजिनरी लाइन लेते हैं ना, इसको मिड लाइन, मिड साइडल लाइन भी कहते हैं इसको, तो ये याद रख लेना, दिस इज आल्सो नोन एज मिड लाइन एंड मिड साइडल लाइन। ये बुक में भी होगा आपकी फुलर में, तो पढ़ लेना। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू कभी पूछ लेता, कभी वो पूछ लेता है क्या नाम है, एग्जाम में पूछ लेता, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये 200 में डिवाइड होगी तो फिर हमारे पास क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे एक आर्च। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको पता लग गया, समझ आई है कोई बात? यस सर। अच्छा, मुझे ये Yes, sir. बताओ कि फर्स्ट करो हमारे, अच्छा मुझे बस ये सिंपल सा सवाल दो, जवाब दो। हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका आपने ओरल कैविटी एग्जामिन की है। पहले तो ये बताओ कितनी आर्चेज होंगी, कितने क्वाड्रेंट्स बनेंगे? और अच्छा ये वैसे तो नीचे लिखा भी हुआ है, मुझे पता लग ही रहा होगा स्लाइड देख के, लेकिन फिर भी मुझे बता दो, बोल के जरा ज्यादा अच्छा याद आ जाता है खुद भी, कि कितनी आर्चेज होंगी, कितने क्वाड्रेंट्स बनेंगे? 2 arches और 4 quad. किस तरह? हेलो, मैंडिबुलर एक आर्च होगी और मैक्सिलरी एक आर्च, तो 2 आर्चेस हुई। ठीक है, और क्वाड्रेंट चार किस तरह बनेंगे? जब उनको आर्चेस को डिवाइड करेंगे। बेस्ट है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ, और मुझे ये बताओ कि जो अगर मैं बस सिंपल सा मैं फिर पूछता हूँ सिर्फ कि अगर मुझे सिर्फ ये, अगर मैं आपके पास आया हूँ एज अ पेशेंट, ठीक है, आप मेरी डेंटिस्ट डॉक्टर हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैंने ऊपर वाला दांत, मैं इस तरह अपने ले टर्म में बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब मेरे ऊपर वाले दांत में दर्द हो रहा है, तो आप जब एग्जामिन करोगी तो आपको पहले तो आप क्या देखोगी? आप पहले मेरी कौन सी आर्च पे जाओगी? मैक्सिलरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखोगी? उसको डिवाइड करोगी क्वाड्रेंट में या क्या करोगी? लो, पूछेंगे कि किस दांत में दर्द हो रहा है। हाँ, किस दांत में दर्द है? अगर फर्ज करो मेरा ये जो 8 नंबर है ना, लेफ्ट का 8वां दांत जो है, थर्ड मोलर जिसको विजडम टूथ कहते हो, ये केरियस है, ठीक है, इस पे मेरे वो लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है। तो अब मुझे अगर फर्ज करो मैं डॉक्टर हूँ, आपने मतलब ना मुझे एक्सप्लेन करना है अपना केस पेशेंट का, तो आप किस तरह एक्सप्लेन करोगी कि मुझे बताओ किस तरह अपने वर्डों में, जरूरी नहीं है गलत बताओ, बेशक सही बताओ, लेकिन बताओ कुछ ना कुछ, क्या बताओगे वैसे? पेशेंट का लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा हाँ, और पेशेंट का राइट हमारा राइट होगा। नहीं ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट मैं ठीक करता हूँ आगे, लेकिन मुझे बस ये बताओ पहले, अगर तो मेरा 8वां दांत है लेफ्ट, मैं पेशेंट हूँ ना, और ऊपर का दांत है मैक्सिलरी दांत, मेरे इसमें कीड़ा लगा है, तो अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज में किस तरह मुझे प्रेजेंट करोगी केस? हेलो, मैक्सिलरी लेफ्ट थर्ड मोलर। हाँ मैं बताता हूँ। देखो हम केस ये, क्योंकि देखो ये वैसे तो बेसिक ही, अभी आप लोग क्लिनिकल तरफ आओगे तो ज़्यादा बेहतर समझोगे, लेकिन मैं बताया तो फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो सर आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है। एक सेकंड, माइक मेरा किधर गया? अब आ रही है आवाज़? यस सर। अच्छा, देखो मैं तो जो पेशेंट, अच्छा ये लिखा आ रहा है मीटिंग जो है 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, तो यहीं पे रहना मेरे साथ जरा, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड जाती है मेरी थोड़ी बहुत, तो ये है कि दोबारा फिर इसी लिंक पे आ जाए, ज्वाइन कर लेना। अच्छा, हाँ मैं बता रहा था कि पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट कहता है मैं ही पेशेंट हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे ऊपर वाले दांत में दर्द हो रहा है, ऊपर वाला मैं कहता हूँ मेरा जो आखिरी दांत है ना लेफ्ट साइड का, तो आप जब अपने नोट्स में लिखोगी, आप ये नहीं लिखोगी, लिखोगी जरूर हाँ पेशेंट ने मुझे ये रिपोर्ट किया है, लेकिन पेशेंट का आप वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट करते हो, लेकिन जब आप हिस्ट्री देते हो ना किसी पेशेंट की, किसी और को प्रेजेंट करते हो, मतलब अपने एक्सटर्नल टीचर को, किसी को भी करते हो, तो आप लिख बोलते हो बाकायदा, मैम अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू मी विद द कंप्लेन ऑफ पेन इन द टूथ नंबर 28, फर्स्ट करो 28 है, ठीक है, 28, और अब 28 क्या है, 28 से मुराद क्या है कि वो ऊपर वाली मैक्सिलरी आर्च का मतलब सेकंड सेगमेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और उसका 8वां दांत है 28, ये आगे मैं नंबरिंग में समझाऊंगा, लेकिन इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो, a patient reported to me with the pain in the tooth in his maxillary upper right या maxillary lower left molar tooth। ठीक हो गया, समझ आ गई बात को? हेलो,
सर एक बार फिर से बताना। Yes. अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो ये, अच्छा ओ यार ये तो क्या हो गया, एक सेकंड, ये देखो, अच्छा ये देखो, मैं तो आप लोगों को एक कहानी की तरह बताता हूँ। ये पेशेंट है, फर्ज करो ये पेशेंट है। अच्छा पेशेंट अब कह रहा है कि यार मेरे ये इस वाले दांत पे ना, ये मेरा दांत है, एग्जामिनेशन आपने की है कि ये लेफ्ट मैक्सिलरी, ये इस लाइन को पढ़ो सिर्फ, मैक्सिलरी अपर लेफ्ट में पेन हो रहा है केरीज की वजह से, ठीक हो गया। अब आपने तो अपने पास लिख लिया कि ऊपर वाला दांत था 8वें नंबर का, उसको बता दिया हाँ कि आपके इस दांत में दर्द है, लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हो ना अपना केस किसी के सामने, किसी बड़े के सामने, डॉक्टर के सामने, तो आप ये बोलोगे अ पेशेंट रिपोर्टेड टू मी विद द पेन इन द मैक्सिलरी अपर लेफ्ट मोलर, या फिर आप इसकी जगह तुथ का नंबर बोल लोगे। तुथ नंबर बनता है वैसे, अगर हम शुरू करें ना, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं ना, इसको मैं आगे बताऊंगा वो नंबर से 1 2 3 4, हाँ सॉरी देखो इसी तरह देखो, तो ये बन जाता है 28 18 सॉरी 18। तो अगर तो हम इसको फॉलो करते हैं यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम को, तो दिखते हैं नंबर 18 दांत, ठीक है। तो या तो आप ये कह सकती हो पेशेंट रिपोर्टेड विद द पेन इन टूथ नंबर 18, मैम को समझ आ जाएगा कि जी आप ऊपर वाले दांत की बात कर रहे हो, या फिर आप ये बोल सकते हो मैक्सिलरी अपर लेफ्ट मोलर। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक हो गया, चलो सही है, होप सो समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं। ये फिर बस पढ़ लेना, डेफिनेशन ही हैं ये सारी की सारी। मैंने वैसे स्लाइड में अपनी पूरी कंसाइज करके सारी तकरीबन जो बातें मुझे लगती थी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी लिख दिया। अच्छा ये जिसने पहले कहा था हमारा राइट है लेफ्ट है, वो कौन सा, मुझे पहले ये बताए, ताकि उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट फिला हुआ है मैं ज़रा ठीक करूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी बड़ी गलती होती है। शर्माने की बात नहीं है, अभी सीख लो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे गलतियाँ करोगे मसला नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल के सामने गलतियाँ ना करना। एक्सटर्नल फिर बड़ी चीज़ें नोट करता है, और ये ऐसी गलती है, बेसिक गलती है, और ये फिर है वो वाला साहब होता है कि मतलब आपने दांत निकालना राइट साइड का था, लेकिन आप गलती से लेफ्ट साइड का निकाल लेते हो, तो फिर मसला बन सकता है बाद में। मेरे साथ भी अपनी थर्ड ईयर की बात करो, मैं थर्ड ईयर में मेरे साथ भी बड़ी मिस्टेक्स हुई है इस तरह की। मैंने भी पेशेंट्स के गलत दांत, एक साइड का दांत इस साइड का बता दिया था, लेकिन ऐसा होती रहती है, हम अभी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो लेकिन कॉन्सेप्ट अपना रखना ठीक अच्छी बात है, तो ये सीखना चाहिए। अच्छा अब ये है कि यहाँ पे वो कह रहा है इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट एज वन लुक्स डायरेक्टली एट द ओरल कैविटी, कि जब एक बंदा, एक पेशेंट आपके चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है, आप उसकी ओरल कैविटी देखते हो, मुंह उसका खुलवाते हो, तो जब आपको फ्रंट से देखोगे तो आपका जो एनाटॉमिकल डायरेक्शन, एनाटॉमिक से मुराद जो आपकी सिटिंग पर आप जिस वाले से खड़े हुए हो और वो बैठा हुआ है, आप दोनों की पोजीशन में फर्क होगा जमीन आसमान का। उसका लेफ्ट आपका राइट होगा और आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट से मुराद ये है, जिसको पहले समझ नहीं आई थी, जिसने गलती की थी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप पेशेंट को एग्जामिन करें तो जो आपका राइट है वो पेशेंट का लेफ्ट है, जो पेशेंट का लेफ्ट है वो आपका राइट है। तो ये बात ध्यान में अपने रखना, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी कभी भी, ठीक है, कि पेशेंट का राइट इज योर लेफ्ट, रिवर्स है सारा, है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा और कहता है हेंस द राइट साइड ऑफ द माउथ इज एक्चुअली टू द लेफ्ट ऑफ द व्यूअर, मतलब राइट साइड अगर जो मैं देख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट होगा ये साइड राइट वाली, और लेफ्ट वाली जो होगी राइट साइड होगी पेशेंट की, ठीक है। सिमिलरली बॉडी के लिहाज से भी बता रहा है कि जो पेशेंट की बॉडी का राइट साइड होगा वो मेरा लेफ्ट होगा, लेकिन लेफ्ट जो होगा वो राइट होगा, ठीक हो गया। आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा अब ये है कि 4 मिनट रह गए हैं, जैसे ही ये बंद होता है ना मैं दोबारा इसके बाद दोबारा रीज्वाइन करूंगा सेशन को, तो काइंडली जो सुन रहे हैं सारे के सारे आ जाना। वैसे तो 8 लोग ही हो, चलो, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है दोबारा। मुझे अभी हमारी काफ़ी स्लाइड्स रहती हैं, मैंने आज चैप्टर मुकाना है। अच्छा आगे मूव करें, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है। अच्छा अब 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑक्लूजन इन्वेस्टिगेशन। वैसे ही उर्दू ज़ुबान में तो ऑक्लूजन इन्वेस्टिगेशन का मुराद क्या है, किसी को पता है आप में से? सर क्या चीज? और ये जो ऑक्लूजन और सर इन्वेस्टिगेशन, मैस्टिकेशन होता है चबाना,
ठीक है। और जो ऑक्लूजन होता है वो जिस तरह हमारे जो मैक्सिलरी टीथ है वो मैंडिबुलर टीथ से जिस तरह कांटेक्ट में आते हैं उस तरीके को कहते हैं हाँ ऑक्लूजन। ऐसे ही है, ये चीज ओक्लूजन है, मतलब कि जिस तरह से आपके मैक्सिलरी टीथ ऊपर वाले मैंडिबल के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, ऐसे ही है, इसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। अच्छा काफी लोग आगे आप आएंगे तो आपको पता ज्यादा बेहतर पता लगेगा फाइनल ईयर थर्ड ईयर में। ऑक्लूजन और मेस्टिकेशन वही है कि चबाना है, जब हम खाना खाते वक्त चबा रहे होते हैं तो उसको मेस्टिकेशन कहते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि ऑक्लूजन की टर्म, इस टर्मिनोलॉजी का बस आइडिया हो कि डेफिनेशन क्या है इनकी अभी आपके लेवल पे। और ऑक्लूजन बस अगर ख़राब हो जाए तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिलरी मैंडिबुलर दांत सही आपस में नहीं जोड़े, और इसका मतलब है आपको मॉल ऑक्लूजन, एक मॉल अलाइनमेंट होती है टीथ की, मतलब टीथ जो होते हैं मॉल मिस अलाइन हुए होते हैं। बस एक ये टर्म पता हो, ठीक है, मॉल ऑक्लूजन भी एक होती है टर्म, बस इसका पता हो। मॉल ऑक्लूजन से कहते हैं जब मैक्सिलरी मैंडिबुलर टीथ कॉन्टैक्ट में सही तरह नहीं आ रहे होते, जिस तरह उनको आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा आगे मूव करें, एक सेकंड, असल में 2 मिनट रह गया, मैं अगली स्लाइड पे जाना ही चाह रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसा ना हो कि अगली स्लाइड पे जाएं तो साथ ही वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा करते हैं बस ये ख़त्म हो जाए 2 मिनट। तो सर मैं ये जो जिस तरह यूनिवर्सल परमानेंट डेंटिशन में हमारे 32 टीथ होते हैं, तो इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? नंबर 1 टीथ कौन सा होता है जब हम परमानेंट डेंटिशन में काउंट कर रहे होते हैं? तो वो आगे आ रहा है इसी टॉपिक में, मेरे ख्याल से 1 मिनट आगे है स्लाइड इसकी। चलें ठीक है। हाँ वो आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा तस्वीर के साथ ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। लेकिन आपने याद ही रखना है यूनिवर्सल जो है वो तो चलो हम शुरू से कर लेते हैं स्टार्ट, लेकिन ये है कि हमारे कॉलेज में ना FDI ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप लोगों को FDI बहुत अच्छी आनी चाहिए। और ज़्यादातर जब पेपर में भी आता है ना सवाल FDI से आता है, लेकिन नंबरिंग सिस्टम तीनों अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ये नंबरिंग सिस्टम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि MCQs उसमें से बनते हैं 1-2। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास अगर हुए MCQs प्रेजेंट, मेरे पास थे असल में कॉलेज के ही थे MCQs टर्म के, वो मैंने जूनियर को दिए थे, अब जूनियर पता नहीं उसके पास है नहीं है, पूछूंगा उससे, मिल जाते हैं तो आपको तस्वीर लेके भेज दूंगा उसकी। वरना ये है कि मेरे पास 1-2 आपको एग्जाम्पलरी MCQs बता दूंगा किस तरह के आते हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक हो गया ना, वो कर लेना प्रैक्टिस। अच्छा और किसी का अभी तक यहाँ तक जितना पड़ा है इसके हवाले से कोई सवाल है, 1 मिनट है, मेरे से पूछ लो, फिर मैं इसको दोबारा यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक हो गया। दूसरा ये लेक्चर जो है मैं कोशिश करूंगा इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पे अपने चैनल पे ही, ठीक है। बाद में जिसका भी जिसने दोबारा देखना हुआ लेक्चर, कोई ना चीज समझ आई दोबारा देख लेना, और ज़रूर इसको ना एक दफ़ा देख लेना और लाइक भी मार देना, ठीक है इस वीडियो को। Excuse me, sir. जी सर जी। सर जिस तरह मैक्सिलरी टीथ मैंडिबुलर से ज्वाइन करते हैं तो उसको ऑक्लूजन कहते हैं। अगर मैक्सिलरी और मैक्सिलरी आपस में मिल रहे हो उसके लिए कोई टर्म है? क्या मैक्सिलरी और मैक्सिलरी आपस में मिले हो, ये किस तरह? जी सर, जैसे वो आपस में ज्वाइंट होते हैं ना, तो मतलब अटैच होते हैं, उसके लिए कोई टर्म है? नहीं नहीं, उसको हम टर्म कोई नहीं है उसके लिए, उसको वही है, अगर तो उसको सेपरेट करेंगे तो वही है, उसको मैक्सिलरी पूरा एज अ पूरे मैक्सिला बोलते हैं ना, मैक्सिलरी आर्च है। अगर तो उसको आप क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दे तो फिर आप उसे कहते हो कि लेफ्ट क्वाड्रेंट है, राइट क्वाड्रेंट है, वैसे उसके लिए कोई टर्म नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात, आप कह रहे हैं स्कल में मैक्सिला के साथ अटैच हुआ है, मैक्सिला के 2 पोर्शन है वो आपस में अटैच हुए हैं बीच में, तो उसके लिए कोई टर्म है सच कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कहता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटिशन। डेंटिशन सबसे पहले पता होने चाहिए, डेंटिशन उसे कहते हैं कि हमारे मुंह में कितने जो दांत का पूरा जबड़े के जॉ का सेट होता है उसको डेंटिशन कहते हैं। अच्छा एक टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं डेंचुलस, DENTULOUS। डेंचुलस होता है, डेंचुलस होता है, 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लोग आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। डेंचुलस से मुराद है डेंट है ना, जहाँ पे डेंट का लफ्ज आ जाए इसका मतलब दांत। डेंचुलस से मुराद है पेशेंट हैविंग टीथ, एक पेशेंट है उसके मुंह में दांत हैं। और एक टर्म है ई डेंचुलस, ई डेंचुलस से मुराद है कि एक पेशेंट है उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, जिस पेशेंट के मुंह में कोई भी दांत नहीं होगा उसको हम ई डेंचुलस कहेंगे। तो ये भी याद रख लो, अल्लाह ना ही करे कोई पूछे, लेकिन कभी कोई भी पूछ भी लेते हैं, बेसिक ही सवाल है डी डेंचुलस और ई डेंचुलस में क्या फ़र्क है। अच्छा अब 2 तरह की डेंटिशन होती है, कहता है एक होती है हेटेरोडोंट, होमोडोंट। अब इतना तो मुझे पता है, बेसिकली मुझे पता है, सबको पता ही होगा हेटेरो से मुराद क्या है और होमो से मुराद है एक जैसी, हेटेरो से मुराद है डिफरेंट। तो बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक डेंटिशन होमो वो है जो डेंटिशन जिसमें सारे दांत
एक ही बिल्कुल सेम टाइप के हैं, बिल्कुल एक ही सेम शेप के फॉर्म के हैं, ठीक है। जबकि हेटेरोडोन वो डेंटिशन है जिसमें सारे दांत डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन में मतलब फर्स्ट क्रॉस इन एक जो मैं बताता हूँ इस तरह के कैनाइंस जो हैं, कैनाइंस होते हैं काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेयरिंग के लिए, जबकि जो मोलर्स होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं ग्राइंडिंग के लिए। तो डिफरेंट क्लासेस टाइप के दांत है और डिफरेंट फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में, ठीक हो गया। तो इसको भी मेरे ख्याल से ये समझ आ गई होगी। आगे मूव करता हूँ, एक सेकंड स्लाइड अटक गई है, एक सेकंड। अच्छा, कहता है मैन हैज टू सेपरेट सेट ऑफ टीथ, दो डिफरेंट सेट्स होते हैं टीथ के और डेंटिशन, जिसको हम डेंटिशन भी कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज डिफियोडोन। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज को बड़ी ज़रूर अपनी बुक पे भी हाईलाइट कर लेना, बल्कि हाईलाइट हुई भी होंगी, देख लेना। तो ये लैटिन में लिखी होंगी, मैंने भी इसी तरह करके लिख दी है, तो ये ज़रूर अपने पास हाईलाइट कर लो। एमसीक्यू पूछ लेते हैं। दिस इज टाइम डिफियोडोन। डिफियो भी कहते हैं एज अपोज टू द मोनोफिडोन व्हेन देयर इज ओनली वन साइड ऑफ टीथ। अगर तो एक साइड ऑफ टीथ होंगे, मतलब फर्स्ट करो मैक्सिला के टीथ होंगे, तो मेरे ख्याल से मोनोफिडोन कहेंगे। लेकिन अगर नीचे वाले भी दांत होंगे, डिफरेंट सेट ऑफ टीथ होंगे, तो हम उसको डायफिडोन कहेंगे, मैंडिबुलर भी। और व्हेन पोलीफोडोन व्हेन मोर देन टू और कंटिन्यूअस सेट्स ऑफ टीथ आर डेवलप्ड थ्रू द लाइफ। अच्छा, होता ही है, फर्स्ट करो पहले होता ही है। अच्छा, पीरियड्स की बात करें, सॉरी। अब इसमें सेट्स के ऊपर ये बात है कि देखो पहले आते हैं डिसीडियस टीथ, ठीक हो गया, तो वो फर्स्ट कर लो मोनोफिडोन थे। लेकिन जैसी वो आ गए थे हमारे पास आती है परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, तो फिर हम उससे कहते हैं डिफियोडोन, मतलब कि दो सेट्स ऑफ टीथ हमारे पूरी लाइफ में आए हमारे पास। लेकिन होता नहीं है, होता ज़्यादातर यही है कि पॉलीफोडोंट होते हैं। किस तरह, देखो पहले आते हैं हमारे पास आते हैं डिसीडियस टीथ, फिर आते हैं मिक्स डेंटिशन, वो आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास मिक्स डेंटिशन, जब खत्म होती है तो परमानेंट डेंटिशन शुरू होती है, ठीक है। इसी तरह मेरे ख्याल से तो यही है। अच्छा, डेंटिशन अब आगे कहता है दो तरह की डिसीजन, जिस तरह आप लोगों ने शुरू में मैंने पूछा था, आपने बताई थी कि एक परमानेंट दांत होते हैं, डिसीडियस दांत होते हैं। डिसीडियस हम क्यों कहते हैं, बच्चों के अंदर डिसीडियस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, परमानेंट बड़ों वाले में एक मतलब एक टर्मिनोलॉजी दूध के दांतों वालों के लिए, एक पक्के दांत जो होते हैं हमारे पास वो आते हैं। अच्छा, इसको अपने पास तस्वीर ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये कर लो अपने पास से, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये यूक्यू भी आ जाता है कभी कभी, पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों का। दो मेन डिफरेंस यही है, पहले तो इसका नाम का डिफरेंस है, एक को प्राइमरी भी कहते हैं, एक को सेकेंडरी एडल्ट डेंटिशन कहते हैं। डिसीडियस में 20 दांत होते हैं, इनमें 52 दांत होते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं डिसीडियस में दे एरप्ट फ्रॉम कब होते हैं, पहला जो एक बच्चा होता है उसमें दांत 6 महीने में निकलता है, जबकि परमानेंट दांत जो होता है 6 to 21 ईयर्स ऑफ एज पे निकलता है। अच्छा, फिर ये कहता है अदर जो नेम होते हैं डिसीडियस डेंटिशन के, मिल्क होता है, बेबी टीथ भी कहते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं, टेम्परेरी टीथ। चलो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। अब दो तरह की डेंटिशन थी हमारे पास, उनमें क्लासिफिकेशन क्या दांतों की। कहता है ये नंबर ऑफ ये दांत होते हैं। अब आप ही अपने मुंह में फर्ज करना, सबसे पहले दो दांत जो सामने वाले थे सेंट्रल इंसाइजर, फिर सातवां तीसरा दांत जो है लैटरल इंसाइजर, वो लैटरल इंसाइजर आता है, फिर उसके बाद कैनाइन आता है, फिर कैनाइन के आगे हमारे पास प्री मोलर आता है। प्री मोलर हमारे पास फर्स्ट मोलर होता है, सेकंड प्री मोलर, दो होते हैं मोलर हमारे पास, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर होता है, जिसको विजन टूथ भी कहते हैं। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन में, हाँ बता रहा थी मैंने, जो ऑर्डर बताया सारा पूरा वही है। दो इंसाइजर है, सेंट्रल है, लेटरल है, कैनाइन एक आ गया, प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर, मोलर में फर्स्ट मोलर है, सेकंड मोलर है, थर्ड जो मोलर है इसको विजन टूथ भी कहते हैं। अब वो कहता है कैन बी थस सीन दैट देयर आर 16 परमानेंट टीथ इन द कंप्लीट। जिस तरह मैंने पहले जिस लड़की से पूछा था कि उसने बताया था कि 16 दांत एक आर्च में होते हैं, फिर उसको डिवाइड करें 8 में, तो क्वाड्रेंट वाइज 8 बन जाते हैं। लेकिन पूरे अगर ओरल कैविटी में गिनते हैं ओवरऑल तो 32 दांत आते हैं हमारे परमानेंट। ऐसा ही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फिर कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ डिसीडियस डेंटिशन में। डिसीडियस बच्चों में हमारे पास 3 तरह से डिवाइड होता है, इंसाइजर्स में होता है, कैनाइंस में, मोलर। अच्छा, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा अपनी बुक में भी आगे होगा। एक पूछते ही टर्मिनोलॉजी आती है कि एक सक्सीडिनियस टीथ का नाम शायद सुना होगा, वो दांत जो कि रिप्लेस मेरे ख्याल से करते हैं। एक सेकंड, हाँ देखो होता ही है कि जो डिसीडियस में देखो हमारे पास 3 दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर। आपने नोट किया होगा जब परमानेंट एडिशन शुरू होती है तो उसमें प्री मोलर भी आते हैं। प्री मोलर जो दांत होते हैं वो मेरे ख्याल से वो होते हैं सक्सीडिनियस टीथ। उनको सक्सीडिनियस टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्लेस करते हैं मोलर्स को। ऐसा ही है, देखे ना, फर्स्ट मोलर, सेकंड डिसीडियस मोलर, दोनों दूध के दांत हैं मोलर। अच्छा, ये याद रखना डिसीडियस डेंटिशन में प्री मोलर नहीं होते, ये बोथ
इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मतलब लोग गलत कर देते हैं, गलती करते हैं। डिसीडियस बच्चों के दांत, बच्चों के मुंह में प्री मोलर्स नहीं होते हैं और थर्ड मोलर भी नहीं होता। अच्छा, और मोलर्स को रिप्लेस करता है दांतों को प्री मोलर्स, जो बच्चों के दांतों में जो बड़े बड़े दांत आते हैं परमानेंट में, तो उनको सक्सीडियस टीथ कहते हैं। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। एक मिनट, सवाल भी आ गया, आवाज कम आ रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? एक सेकेंड, माइक थोड़ा पीछे हो जाता है ना, पकड़ना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, आगे मूव करूँ यार? स्लाइड अटक जाती है एक तो। अच्छा, डिसीडियस डेंटिशन कहता है बच्चों के अंदर ये दांत, अब कैनाइन जो होते हैं, वो इंसाइजर जो होते हैं, दो होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर पे कैनाइन आ जाता है। मैंने जैसे बात की, प्री मोलर इनमें नहीं होते, इनमें मोलर्स होते हैं। फर्स्ट मोलर है, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर भी नहीं होता। तो इसमें टोटल 5 दांत होते हैं हमारे पास। तो एक आर्च में 10-10 दांत होंगे तो 20 दांत हो जाएंगे, जैसे बात हुई थी। नीचे लाइन लिखी हुई है, वो जो पहले ही बात की थी हमने। अच्छा, आगे चलें तो डेंटिशन पीरियड्स और सक्सीडियस टीथ आ जाता है। डेंटिशन पीरियड्स में बहुत हमारे पास बात करता है कि 3 तरह के पीरियड होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेंटिशन पीरियड, मतलब प्राइमरी शुरू वाला पहला, और मिक्स फिर आता है जो मैंने पहले बात कर रहा था बीच वाला, फिर आता है परमानेंट डेंटिशन पीरियड। ठीक हो गए, 3 पीरियड्स होते हैं, तो ये याद रख लेना। अच्छा, अब ये डायग्राम ये फुलर से ली गई है आपके बुक से, ये देख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बता रहा है कि 6 महीने में सबसे पहले आपका पहला दांत निकला है, और पहला दांत कौन सा निकला है? नीचे वाला मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, इसने बता दिया। अब ये पता हो, एमसीक्यू आ सकता है कि पहला दांत कौन सा निकलता है आपकी किस एज पे निकलता है बेबी के अंदर, किस मंथ पे? 6 मंथ पे निकलता है पहला दांत, और कोई भी ये सेंट्रल इंसाइजर होता है, मैंडिबुलर हो सकता है। अच्छा, प्राइमरी कंडीशन यहाँ से शुरू होगी। फिर हम मूव करते हैं मिक्स पे। मिक्स कब शुरू होती है? 6 ईयर से। अब ये आपको पता हो, 6 to 21 ईयर्स ऑफ एज हमने पीछे पढ़ा था, दिस इज द एज ऑफ द परमानेंट टीथ, मतलब इस उम्र तक परमानेंट दांत निकलते हैं। 21 से भी कभी कभी एक्सीड कर जाती है परमानेंट, क्योंकि थर्ड मोलर आप लोगों को पता ही होगा, विजडम टूथ किन्हीं लोगों का अक्लदार जिसे कहते हैं आता है जाते हैं, बड़े अरसा हो जाता है। तो 6 साल की उम्र में जब हमारे पास पहला मोलर निकलेगा परमानेंट, तो वहाँ से हमारी मिक्स डेंटिशन शुरू हो जाएगी। और 12 साल की उम्र में जब हमारा एक्सफोलिएशन डिसीडियस मैक्सिस सेकंड मोलर। अब मैंने बात ये की थी कि मैक्सिलरी जो डिसीडियस टूथ है, मतलब दूध वाले दांत, इसने कहा एक्सफोलिएशन से मुराद क्या है? कि गिर जाना, मतलब खत्म हो जाना। रूट जो देखें आप, इसकी खत्म हुई है, खत्म गिर रही है, गिर रहा है, मतलब दांत सेकंड मोलर जब दूध वाला दांत गिर जाएगा तो उसकी जगह कौन सा दांत आएगा? सेकंड प्री मोलर परमानेंट आएगा। ये बात भी याद रखना अपने पास, ठीक है? तो फिर यहाँ से परमानेंट डेंटिशन शुरू हो जाती है 12 साल की उम्र से बाद। तो आपको पता होना चाहिए 12 साल के बाद एक तरह से परमानेंट डेंटिशन शुरू हो जाती है। 6 to 12 ईयर मिक्स डेंटिशन पीरियड है, 12 ईयर से आगे वाला जितना पोर्शन है वो परमानेंट टाइम है। वैसे तो 6 ईयर से भी शुरू हो जाती है, क्योंकि 6 ईयर में परमानेंट में पहला दांत निकल ही जाता है, लेकिन बनते बनते टाइम लगता है उसे। अच्छा, मुझे असल में प्यास लगी है, पानी पी लूँ, गला सूख गया। यहाँ तक अभी किसी का कोई सवाल है तो मुझे बेशक बता दे, मैं फिर कोई चीज़ रिपीट करनी है रिपीट कर देता हूँ। सर जो पिछले वाली स्लाइड है थोड़ी वो रिपीट कर दें। कौन सी वाली? ये? यस सर। अच्छा, इसमें क्या है, समझ आया? सर मतलब कि आपने कहा कि मतलब जो डेसिडियस होते हैं वो 6 मंथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं, और 6 इयर्स में क्या होता है ये जानना है। 6 ईयर में होता ही है कि पहला जो आपका परमानेंट होता है ना, मतलब एक दूध के दांत तो गिर गए, दूध के दांत गिरना शुरू निकल रहे थे, गिरना शुरू हो रहे हैं। तो पहला जो परमानेंट दांत है ना, जो पक्का दांत होता है, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होता है, वो निकलता है। नीचे वाला फर्स्ट मोलर पहला निकलता है 6 ईयर में। कोई भी आपसे सवाल करे ना, ओके सवाल करेगा ना कि जो पक्का दांत कब निकलता है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये पक्की बात बतानी है उसे। 6 ईयर्स में पहला परमानेंट टूथ निकल जाता है 6 ईयर्स में, जबकि 6 मंथ में हमारे पास प्राइमरी टूथ, बच्चे का पहला दांत निकलता है। ठीक हो गया? ये डिफरेंस अच्छी तरह याद रख लेना, ठीक है अपने पास। चलो जी आगे। अब कहता है डेंटल फार्मूला क्या है। यार ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा फार्मूला कभी लिखने के लिए भी याद है और कभी कभी ये ज़्यादातर एमसीक्यू में देते हैं। ऐसा कोई खास फार्मूला नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है, देख लो। कहता क्या कह रहा है, रेफरेंस पढ़ो पहले।
कहता है नंबर एंड लेटर डेजिग्नेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टीथ। अच्छा, फाउंड इन एडिशन, एक लेटर और नंबर दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो कि पूरे हमारे पास आज में है या डेंटिशन में। द टेंथ फॉर्मूला इंडिकेट्स डेंटिशन ऑफ ओनली वन साइड ऑफ माउथ। अभी कहता है एक साइड का बताता है, बट इंक्लूड्स बोथ द अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट्स, लेकिन दोनों क्वाड्रेंट्स को इन्वॉल्व करता है। एंड सो मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ 2 टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ टीथ इन द एंटायर डेंटिशन। अच्छा अच्छा, अब इसको इस तरह लो, देखो मैं बताता हूँ। इंसाइजर्स है ना, अपने पास देखो गिनो कितने हैं आपके पास। अपर आर्च में फर्स्ट करो, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल इंसाइजर की। सेंट्रल इंसाइजर ऊपर वाले गिन लो तो आपके पास हो गए 2, एक साइड के भी गिनो, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों क्वाड्रेंट गिनो, मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट क्वाड्रेंट की गिन रही हो तो आपके पास सेंट्रल इंसाइजर लेफ्ट इंसाइजर 2, लेफ्ट नीचे के गिन रही हो तो लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर लेफ्ट राइट इंसाइजर 2, 2 हो गए थे। अब 2 2 आपने ऊपर लिख लिया, इसी तरह लिखना है। क्या 9 आपके पास ऊपर एक साइड के 1 था, नीचे 1 क्वाड्रेंट वाइज। प्री मोलर भी 2 एक साइड के 2 एक साइड के लिख लिया। अच्छा, अब आपने इसको दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करना है कि दूसरी साइड पे भी है ना क्वाड्रेंट, तो सिर्फ इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आपके पास पूरी फिगर को आप मल्टीप्लाई जब करोगे ना 2 के साथ तो आपको 32 ही वैल्यू आएगी। ये बता देगी कि आपका ये परमानेंट एडिशन का ये फॉर्मूला है। तो आई होप सो ये समझ आइए इस बात की, या दोबारा बताऊं? सर नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। अच्छा एक सेकंड, ये देखो ये है इंसाइजर है, ठीक है। अब इंसाइज अभी आप आर्च वाइज देखो, ये देखो ये आर्च है ना, मैक्सिलरी आर्च, मैं ऊपर वाली आर्च की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ इस वाली आर्च की ये साइड छोड़ दे सकते, लेफ्ट वाली राइट साइड, बस इसमें याद रखो कि इसमें मतलब मल्टीप्लाई बाय हमने 2 करना है इस साइड के दांतों को। अब मैं इंसाइजर काउंट कर रहा हूँ। इंसाइजर्स मतलब हमारे पास पहले आता है सेंट्रल इंसाइजर आता है, सॉरी सेंट्रल, फिर लैटरल 2 आते हैं, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर आता है, लैटरल इंसाइजर 2 आते हैं, ऐसा ही है। ये बात तो समझ आ गई ना क्वाड्रेंट वाइज। अगर मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट यस सर। लेता हूँ तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया कि 2 मेरे पास सेंट्रल इंसाइजर लैटरल इंसाइजर ऊपर वाले हैं, 2 ही नीचे मेरे पास एक साइड के हैं, ठीक है। ऐसा ही है 2/2, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं दूसरी क्वाड्रेंट की बात करता हूँ ना इसमें, तो मैं 2 को इन्वॉल्व कर लूंगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 2 4 और 2 2 वही, मतलब 2 अगर 2 भी काट जाए तो 2 बनता है। 2 1 2 और 3 कितने बनते हैं? 2 1 3 5 6 7 8 8, हाँ 8, ये 8 ये बन जाता है, और 8 8 ये बन गए, 8 ये बन गए, ठीक है। देखो ना, ये देखो ये पूरे इसको कैलकुलेट करो तो कितने वैल्यूज आएंगी आपके पास? 8 आएगी, ये 8 आ जाएगा, नीचे से भी आपके पास 8 आ जाएगी वैल्यू। तो 8 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो हमारे पास बन जाएंगे 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 टीथ। समझ आ गई? सर हम ये फॉर्मूला कर क्यों रहे हैं, हालांकि हमें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ तो पता है। पता है ना, हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं उसको। हम देखना चाह रहे हैं कि मतलब जिसे कहते हैं ना, आप एक फर्ज करो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, मैं एक एक दांत को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर के नंबर बता रहा हूँ। इंसाइजर 2/2 है एक क्वाड्रेंट में, कैनाइन जो है 1/1 है, मतलब ऊपर भी एक कैनाइन है, नीचे भी एक कैनाइन है। एक साइड की बात करूंगा, अगर 2 साइडों की बात करते हो तो 2 होंगे, पता ही आपको, ठीक है ना? हेलो, यस सर। समझ आ गया बात? हम बताना चाह रहे हैं कि अगर एक फर्ज करो इंसाइजर है ना, इंसाइजर की तादाद निकाल रहे हैं डेंटल फार्मूला से, ठीक है। ओके सर। चलो ये मेरे ख्याल समझ आ गया। एक मिनट, क्या आ गया? अच्छा एक सेकंड, यार एक सेकंड ना, इनोवेट से नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, अब ये आता है हमारे पास एरप्शन सीक्वेंस। एरप्शन सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगा अपने, मतलब मुझे नहीं पता अब इंशाल्लाह आगे क्या लोग डेंटिस्ट जब बनेंगे इंशाल्लाह, तो ये है कि डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, ऑर्थो में जाएंगे,
मतलब जो भी आपके केस है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप सबसे पहले बच्चे के दांत गिनते हैं, ओपीडी भी करते हैं तो दांत ही गिनते हैं बंदे के, बच्चे के। तो पता लगना चाहिए कि कौन सा दांत आया है, किस दांत की उम्र कब निकलता है कौन सा दांत। तो ये रटा ही है, इसका ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं। बस ये है कि ऑर्डर वाइज आपको याद हो कि सबसे पहले सेंट्रल एंड सबसे पहले फर्स्ट मोलर निकलता है परमानेंट दांत में, ठीक है। ये हाँ परमानेंट एडिशन है। परमानेंट दांत में सबसे पहले मोलर निकलता है, फर्स्ट मोलर, फिर निकलता है सेंट्रल इंसाइजर, फिर लेटरल इंसाइजर थर्ड नंबर पे, फिर कैनाइन निकलता है, फर्स्ट प्री मोलर, सेकंड प्री मोलर, और आखिर में थर्ड मोलर। मतलब सिर्फ सीक्वेंस यहाँ से बदला है, सिर्फ फर्स्ट मोलर इसमें पहले निकला, ठीक है। और फिर उसके बाद सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, बाकी वही सारा फॉलो कर रहा है जो थीम है, लेकिन फर्स्ट मोलर पहले निकलता है। ये याद रखना। और किस एज पे निकल रहा है ये भी एज भी याद रखनी है। मैंडिबल में कह रहे हैं 6 to 7, मैक्सिला में भी 6 to 7, और इस मैक्सिला में भी ये पहले नंबर पे निकलता है, ठीक है। बस ये ऑर्डर याद कर लो। इसका ऐसा मैं यही कहूँगा रट्टा मारना है, लेकिन इसको याद कर लो कि किस एज पे क्या निकलता है ऑर्डर। ये यूक्यू भी आता है, और दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कर लेना। ये शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ें पूछें, अगर पूछा भी ना मैम ने आपसे इस बार टर्म में पूछी कौन सा दांत पहले निकलेगा, क्या ऑर्डर है, और ये चीज़ें कर लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है ना, थोड़ा मुश्किल से याद होता है, लेकिन एक दो दफ़ा लिख के टेबल बना के याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डीसीडीएस में सबसे पहले मैंने बात की थी कि 6 मंथ पे कौन सा निकलेगा, मंथ्स में देखो लिखा हुआ है, तो 6 मंथ में आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मेरे पास ये निकलेगा, ठीक है। चलो फिर इसको भी मूव कर लेना अपने पास। अच्छा हाँ, अब नंबरिंग सिस्टम जो शुरू में बताने को पूछा था आप में से कि यूनिवर्सल किस तरह लिखते हैं, पाल्मर किस तरह लिखते हैं, एफडीआई। अब नंबरिंग सिस्टम आ गया। नंबरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन नंबरिंग सिस्टम हमारे पास जो इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, हम अब जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है एफडीआई होता है, लेकिन यूनिवर्सल को फिर भी मतलब मेरे ख्याल से यूज था पूरे में। अब ये पूरी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी चीज़ें ये पढ़ लेना, अगर पढ़ने का हुआ पढ़ना ज़रूर लाजमी पढ़ना, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा अब देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें 1 to 32 दांत हमारे पास टोटल दांत है। अरेंजमेंट अब किस तरह करते हैं, या तो लेटर दे देते हैं इसके साथ 1 से लेकर 20D तक। अच्छा जब हम परमानेंट एडिशन में 1 to 32 काउंट करते हैं, जबकि डीसीडीएस में हम कोई लेटर लगाते हैं, डी लगाते हैं साथ आगे, ठीक है। 1 के साथ डी लगा देंगे, 20 के साथ कुछ दांत के डी लगाते हैं। अच्छा परमानेंट टीथ अब किस तरह से स्टार्ट होता है, कहते हैं अपर राइट थर्ड मोलर इज 1। अब ये मैं इस तरह समझाता हूँ। शुरू में जो मेरे से वो बच्चा पूछा था, जो भी पूछा था कि यार हम स्टार्ट ऐसा करते हैं। अच्छा पहले तो क्वाड्रेंट लिखो, 1 2 3। 3 जो क्वाड्रेंट हमेशा 2 के नीचे होगा, यहाँ पे ना लिखना, गलत हो जाएगा वरना पेपर में सवाल। 1 2 3 4 ऐसा ही है। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेंट। अच्छा अब इसमें वो कह रहा है कि मेरा अपर राइट मोलर इज नंबर 1। राइट मेरा क्या बन है, मेरा तो ये बन है राइट, तो मैं ये कहूँगा राइट मोलर इज नंबर 1 मेरा। जो अब वो कह रहा है थर्ड मोलर मतलब 8 दांत है। अब वो कह रहा है 8 जो दांत है ना मेरा आखिरी दांत है, वो मेरा नंबर 1 है। तो मैं काउंटिंग मतलब यहाँ पे मेरे पास वो नंबर 1 होगा। किस तरह से, अब मैं इस तरह करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं सॉरी हाँ 8, और यहाँ मेरा मतलब इस तरह जाएगा काम 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और फिर आगे मैं यहाँ से 9 10 11 12 13 इसी तरह चलता जाऊँगा। और फर्स्ट करो यहाँ 16 में ख़त्म होता है मेरे पास। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 24 तक 26 27 28 32 तक यहाँ तक एंड करना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरी ऑर्डर चल जाएगा। अब ये मेरे पास लिखा आ रहा है कि अपग्रेड करो, 10 मिनट आएंगे तो 10 मिनट में कोशिश करता हूँ स्लाइड ख़त्म ही हो जाए, दोबारा ज्वाइन ना करना पड़े, तो जल्दी थोड़ा चलूँगा। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो फिर बता देना और मैं दोबारा कर लूँगा ज्वाइन। अच्छा बस ये पढ़ लेना। तो ये कह रहा है सेकंड मोलर नंबर 2 है हमारे पास, वही हमने बताया था कि जो अगर पीछे चलते हैं 1 2 3 इसी तरह। और नो परमानेंट टीथ मैक्सिली आज है, ठीक है छोड़ दो 20 टीथ ऑफ द सीरियस कंडीशन ऑन नंबर, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह जिस तरह हम पहले इसको नंबर करते हम परमानेंट में हम हैश टैग इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी दांत प्रमोट करने के। मतलब फर्ज करो अब ये कहना चाह रहा है विच इज 16 कह रहा है 16 से मुराद है
1th क्वाड्रेंट है, 6th दांत है। 6 कौन सा दांत बनेगा इसका? इसका बनेगा 6 1th में 6 बनेगा, हाँ वही बनेगा, ये बनेगा, सही कह रही है, सेकंड मोलर बनेगा पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 सॉरी 3, मैंने पहले बताया था, थोड़ा गलत बताया था। यहाँ से 1 मिड लाइन से जब भी शुरू होगा तो 1 होगा, 1 यहाँ पे, वहाँ पे 2 2 3 3, ये 8 तक जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी 8 तक जाएगा। वो दूसरा वाला था, पता नहीं कोई मैंने गलत बता रहा था पहले। ये यहाँ पे भी 8 तक, 1 से शुरू होगा, 1 से लेके 8 तक, 1 से, लेकिन क्वाड्रेंट के नाम रखना 1 2 3 4। अब इसमें ये हो जाएगा डी, सिर्फ आपने आखिर में डी लगा देना है, हैशटैग लिख के ना डी लगा दें तो उसको डिसीजन के लिए नोट हो जाएगा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, या अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, मतलब ए बी सी डी ई इस तरह लिख सकते हैं, ई तक पूरा। एक सेकंड, ठीक है आगे मूव करें। अगला है जी पामर नोटेशन मेथड है। इसमें ये है कि हम एक नोटेशन पाम से बनाते हैं, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। जो ये देखो, ये आपने डब्बा जब बनाते हैं ना, अब हमने इस तरह से इसमें ये एक सिंबल सा होता है एक साइड का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब फर्ज करो लेफ्ट है ना ऊपर वाला, तो मैं इसको इस तरह डिनोट करूंगा, नीचे वाला अगर मैंने करना है दान तो मैं इसको इस तरह डिनोट कर दूंगा एक सिंबल ला के। बाकी मेरे पास ऑर्डर वही होगा 1 2 8। अगर फर्स्ट करो मैंने 8 दांत बताया तो कहूँगा ऊपर वाला लेफ्ट दांत है और उसका नंबर है 8, इसके साथ 8 लिख दूंगा इसे, ठीक है, या लिख दूंगा 2। तो ये मेरा उस साइड का सिंबल, इस सिंबल की वजह से दांत डिनोट हो जाएगा। ये डायग्राम देख लोगे तो समझ ज़्यादा बेहतर आ जाएगी। देखो इसमें अब बता रहा है कि ये डी लिखा हुआ है, जिस तरह ये डिसीडस में बात कर, डिसीडस में हम हमेशा ए बी सी डी ई इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो इसमें ई बता रहा है, ई इसमें सेकंड मोलर है तो इसमें कह रहा है ई है, और ऊपर साइड का तो इसने सिंबल इस तरह से दिया हुआ है, ये ऊपर के कोऑर्डिनेट डाल के ई डाल दिया अंदर, तो इसको हम कहते हैं पामर नोटेशन। एक और एग्जांपल लिख ले तो डी दांत है, मतलब इसमें 1 2 3 4, ये इसमें सेकंड मोलर है तो इसको डी कह रहा है डिसीडस में, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट वाइज बन रहा है इस तरह, देखो ये बन रहा है, तो इसको हमने नीचे वाले दांत में इस तरह लिख लेना है, ठीक है, वो पामर नोटेशन हो गया। आगे मूव कर रहे हैं तो प्राइमरी परमानेंट एडिशन में अब हमारे पास वही वाली हिसाब है, नंबर डाल के इस तरह का फर्स्ट करो 7 है, 7 नीचे आ जाएगा, मैक्सिलरी में ऊपर वाला दांत है तो 5 आ जाएगा, बाकी वही चीज़ है, ठीक है, सिंपल ही है, मसले वाली बात नहीं। पामर नोटेशन मेथड वही था, ये एग्जांपल दी हुई है, ये अच्छी तरह कर लेना है। एमसीक्यूज में कभी कभी इस तरह आता है, लिखा आएगा नंबर 6, ये सिर्फ मेंशन एक या तो ये लफ्ज होगा, कभी कभी लिखा आ जाएगा कि परमानेंट मैक्सिलरी राइट मोलर, आपने आगे एमसीक्यू में होगा कि इसका नंबर क्या बनेगा तो आपने ये बताना होगा, या फिर लिखा होगा ये बी लिखा होगा इस तरह से, आगे आपने ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी ये है। तो इस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इस तरह करो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को खुद आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो एमसीक्यू आएंगे इसी तरह ही आएंगे बिल्कुल। अच्छा, एफडीए सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आता भी है, ठीक है, तो ये लाजमी कर लो, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा। इसमें सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें होता ये है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, बाकी इसमें वही है, ठीक है। देखो इसमें सीन ये है कि कोऑर्डिनेट बनते हैं 1 2 3 4 और ये बन गए परमानेंट के, और ये डिसीडियस के बनेंगे 5 6 7 8। डिसीडियस हमेशा 5 6 7 8 के अंदर कोऑर्डिनेट में आएंगे, और 1 2 3 4 हमेशा परमानेंट में आएंगे। बाकी वही हिसाब है जैसे हम शुरू में करते थे, 1 से लेके 8 तक काउंटिंग की हमने, और यहाँ से भी 8 तक हमने काउंटिंग करके 1 से लेके 8 तक काउंटिंग किया। तो अगर फर्स्ट करो मैं कहता हूँ 2 8 तक, तो 2 8 से मुराद है अपर का सेकंड क्वाड्रेंट का दांत है नंबर 8, 8वां दांत कौन सा है, विजडम टूथ, 28 टूथ,
ठीक हो गया। इस तरह परमानेंट लेफ्ट सेकंड मोलर है, उसके बिल्कुल साथ थर्ड मोलर हो जाएगा इधर। तो ये भी सिंपल ही है, इंपॉर्टेंट समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसकी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कितने लोग हैं मेरे साथ अभी? 6 लोग हैं। चलो, अच्छा यहाँ तक समझ आई है। पीछे किसी को उसमें मसला तो नहीं आया क्या टर्म उसमें नंबरिंग में मसला तो बता दो ताकि हैं। सर यूनिवर्सल वाले का जो उसमें भी हम ABCDE लिखते हैं उसमें, या 5 6 7 8 लिखते हैं उसमें CDS में? एक सेकेंड, यूनिवर्सल, अच्छा यूनिवर्सल में ये है देखो, हम करते ये हैं, एक सेकेंड जो मुझे ज़रा बुक भी साथ निकाल लेने दो, क्योंकि ये मैंने तस्वीर इसकी शायद डाली नहीं है, मेरी याद नहीं रहा। एक सेकेंड क्लियर कर देता हूँ पॉइंट अपने। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये देखो, उसमें मैंने बताया था ना, परमानेंट में तो हैशटैग डाल दोगे और 1 1, अगर फर्स्ट करो 1 कोऑर्डिनेट नंबर 1 तो होता है। जबकि डिसीडियस में आप लोग ये करोगे, आप सिर्फ 1 अगर फर्स्ट करो दांत है ना, 1 अगर कोऑर्डिनेट है तो 1 समझ लो एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। 1 2 3 4 वही पहले कोऑर्डिनेट नंबर वही रहेगा, लेकिन इसमें डी आ जाएगा, डी से ए से डी आ जाएंगे छोटे लफ्जों में। या तो 1 से डी लिखोगे, फर्ज करो लिखते हो, मेरा फर्ज करो दांत है 1 2 है ना, तो आप इस तरह लिखोगे 1 2 है और डी है, डी लिख दो जाएगा। ये ए है, मेरा ए बनता है दांत पहला, तो ए लिख दोगे, तो वो कर लोगे। या फिर आप इस तरह कर सकते हो, उसकी जगह A to T लिख सकते हो। ये इसकी मैं ना एक डायग्राम अक्सर शेयर कर दूंगा, ज़्यादा ईजी रहेगी। बल्कि ये अपने पेज नंबर अगर 8 निकाल लो ना अपने पास, इसमें मेरे ख्याल से थी डायग्राम। हाँ ये देखो, ये तस्वीर दी हुई है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये उसने लिखा हुआ है DCDS में क्या नाम है वो लिखी हुई है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल आपने इस तरह लिखनी है, समझ आ गई DCDS में? हेलो, यस सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। अच्छा, और किसी का सवाल नंबरिंग में, फिर मैं आगे मूव करूँगा। अच्छा मसला ये है कि मेरे पास स्लाइडें 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 8 9 स्लाइडें हैं टोटल। तो हाँ बस ज़्यादा नहीं है, बस वही है। ये आगे कस्प वगैरह वाली है। अगर तो थके नहीं हो तो ये कर सकते हैं कि ये अभी कर लेते हैं, वरना ये कि कल मैं जब शुरू करूँगा लेक्चर दूसरा, तो उसके साथ ये टर्म ये यहाँ से शुरू कर दूँगा। अगर तो मतलब कैपेसिटी है आगे पढ़ने की तो पढ़ लो, वरना ये मैं जैसे मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंट्रो मेरे ख्याल से मैंने कर दी कवर। लेकिन जो नई टर्मिनोलॉजीज है ना, इस तरह के क्या होता है ये, सॉरी हमारे पास आता है ये मेमिलॉन, सॉरी ये जो है ना ये टर्म्स आती हैं आगे। हाँ ये इंसाइजल एज क्या है, मीजियल बक्कल, ये जो क्या क्या चीज़ें, तो ये अगर हम कल कवर करें, क्या कहते हो, कल करेंगे आज करें, अपनी मर्जी बताओ। अगर थक गए, मेरे ख्याल सर कल कर लेते हैं, हम सुबह से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा थक गए हैं आप। मैं भी वही कह रहा था, ज़्यादा हो गया लंबा, तो इंशाल्लाह फिर कल कर लेंगे। टाइम मुझे कल का बता देना, ग्रुप पे लाजमी आज बना लो, और मुझे चीज़ें भी भेज दो कि वो जो भेजने वाली हैं आप लोगों की, तो इंशाल्लाह मैं कल तो करता हूँ। तो बाकी अगर किसी का कोई यहाँ तक सवाल है तो लाजमी मेरे से पूछ ले। अगर फिर भी कोई क्वेरी हुई पूछने वाली तो व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं आप, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये ग्रुप वाला काम आज कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी फिर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने में आसानी हो। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। उम्मीद है आज की हाफिज़। समझ आई होगी आप लोगों को। ऐसा ही समझ आ गई कुछ?